नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग NCERT सीरीज इकोनॉमिक्स क्लास 9th के चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पीपल एज ए रिसोर्स की। तो अगर मैं पिछले वाला चैप्टर अगर आपने ध्यान से देखा है तो उस चैप्टर में मैंने बात की थी ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन रिसोर्स की। जैसे वहाँ पर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। मैंने आपसे बोला था कि ह्यूमन कैपिटल को हम लोग चैप्टर 2 में डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं पीपल एज ए रिसोर्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर में। कोर्स के बेनिफिशरीज़ के अगर मैं बारे में बात कर दूं तो कोर्स के बेनिफिशरीज़ अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है, तो उसके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी बन जाता है। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो इस कोर्स से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स समझने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी, आप इकोनॉमिक्स को एक अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने इस कोर्स में बहुत इजी और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अब कोर्स के कंटेंट के बारे में बात कर देते हैं। ये इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अगर कोई भी चैप्टर को अच्छे से आपको रिवीजन करना, अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, एनसीईआरटी का रिवीजन, तो आप इस टाइप के फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स क्या रहेगी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं? क्या हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये क्या होता है, और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है। आप एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर को आगे बताने से पहले एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपका पीआर पब्लिकेशन से। अगर आप हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं, आपका 499 रुपीज़ का, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मेनली फोकस रहता है, और अगर आप पीएससी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप हमारा ईयरली प्लान ले सकते हैं। आपको अगर हिंदू की पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ आप 199 रुपीज़ में मंथली प्लान भी अवेल कर सकते हैं। आपको हिंदू पीडीएफ और कंप्लीट पीडीएफ नोट मिलते हैं हिंदू के, द डेली करंट नोट्स। अगर आप बात करते हैं हमारे एनसीईआरटी कोर्स, जिसमें से हमने क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी कवर की है, सिर्फ आप 299 रुपीज़ में इसको अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा देखने के लिए आप इस एडवर्टाइजमेंट के इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, और आप दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम्स में मैसेज भेज सकते हैं और आप इजीली इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। बिना वक्त गवाए चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 9 इकोनॉमिक चैप्टर 2 से। अगर मैं कोर्स के ओवर की पीपल एज ए रिसोर्स के बारे में बात कर देता हूं। मैंने कोर्स का ओवरव्यू बता दिया कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, मैंने आपको ऑलरेडी उस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको दिखा दिया है। तो आप कोर्स का ओवरव्यू क्या है, जो हमारा मेन जो प्राइम टारगेट्स हैं वो हैं आपके ह्यूमन कैपिटल को हम लोग पढ़ेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोजेक्ट क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म की जाती है, उसको एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पॉपुलेशन का क्या एडवांटेजेस है। मीन्स वो तो हमारे जो बेसिक टॉपिक्स थे, एलिमेंट्री थे, उनके अंदर के जो हम डीप टॉपिक्स हैं, ये हमारे डीप टॉपिक हैं, 4 टॉपिक्स जिनका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन। जैसा कि चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि पॉपुलेशन को किस तरह से एक एसेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि एक लाइबिलिटी के रूप में। आपको मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि एसेट और लाइबिलिटी में अंतर क्या होता है। अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, जो पैसे पे आपको बैंक इंटरेस्ट या जिसे बोलते हैं ब्याज मिलता है, उसे आपको जो पैसा आपने जमा किया है वो आपका एक एसेट बन जाता है। अगर उसी तरह से आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस पैसे पे आपको बैंक को पैसा देना होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो आपके लिए वो पैसा क्या बन जाता है, एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो पॉपुलेशन भी कुछ इस तरह से ही होती है कि आप पॉपुलेशन को भी इस तरह से देख सकते हैं। तो देखने के आपके 2 तरीके हैं, इधर आप पॉजिटिव तरीके से देखें चीज़ों को या आप नेगेटिव तरीके से देखें। तो 1950s के दौरान हम लोग पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी इसके दौरान से देखा जाता था, बट उसके बाद क्या है कि हमने पॉपुलेशन को एक एसेट की तरह रूप में देखना चाहा। तो अगर एसेट की तरफ रुखा था तो एसेट को कैसे पॉपुलेशन एक लाइबिलिटी पॉपुलेशन को, लार्ज पॉपुलेशन को किस तरह से एसेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जापान के बाद नेचुरल रिसोर्सेज लगभग ना के बराबर हैं, पर फिर भी एक ये वेल्थी कंट्री है और एक काफ़ी ज़्यादा हाई एडवांस हाई इनकम कंट्री है। और वह दूसरी जगह हम एक कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की काफ़ी भरमार है, हम पार में काफ़ी है, बट हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक जो हमारी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है इन कंपैरिजन टू जापान। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम लोअर इनकम ग्रुप्स कंट्रीज़ में आते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग पॉपुलेशन को किस तरह से एक एसेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप पॉपुलेशन में खर्चा करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसका, एजुकेशन के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म में और मेडिकल केयर के फॉर्म में, अगर आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, ट्रेंड है और हेल्थी है, तो आपका जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि एजुकेटेड है तो उसके पास क्या है, बहुत सारे काम करेगी, वो नए नए इन्वेंशन करेगी। ट्रेंड है तो वो प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करेगी, और फिजिकली हेल्थी फिट है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी हुई थी वो डबल हो जाएगी। तो आप इस तरह से पॉपुलेशन को, लार्ज पॉपुलेशन को एक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा काम करती है कि ये पॉपुलेशन को, जो लार्ज पॉपुलेशन है, किस तरह से उसको एक ह्यूमन कैपिटल की तरह इस्तेमाल कर सकती है। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, जिसके बात हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, तो हमने उनको 3 फैक्टर्स में मेनली डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब इसका डिटेल में हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है आपका एग्रीकल्चर, जो बेसिक चीज़ है। इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आते हैं आपके, एग्रीकल्चर आएगा, इसमें फॉरेस्ट्री आएगा, एनिमल हस्बेंड्री आएगी, फिशिंग आएगी, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। मीन्स जितनी भी हम लोग रॉ मटेरियल के साथ जितना भी डील करते हैं वो आपका किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर्स में आएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग, दूसरा नाम है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके एक नए दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वीट उगाया प्राइमरी सेक्टर्स में, फार्मिंग के अंदर आया, उसके बाद आपने क्या है, उस वीट को किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिया, उसने क्या किया, उस चीज़ को कन्वर्ट करके बिस्किट में चेंज कर दिया, तो क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग करी, एक फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया उस कंपनी ने, तो वो आएगा किसके, आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आएगा। इसमें क्लोथ इंडस्ट्री आएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, जिसे हम लोग दूसरा नाम भी है, या आपकी फास्ट मूविंग गुड्स आ गए, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोडक्शन का गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया। अब बात करते हैं हम लोग टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं। मेनली ये सेक्टर है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे आपका ट्रेड की है, ट्रांसपोर्ट की है, कम्युनिकेशन की है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारी क्या है, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के अंदर जितना भी आपका सर्विसेज मिलती हैं आपको, जैसे एक लॉयर क्या देता है आपको, किसी केस में आप फंस जाते हैं, डॉक्टर, एक टीचर, जो सारी चीज़ें सर्विसेज दी जाती हैं आपको, उसके बदले में आपको पे करना होता है, तो ये सारी चीज़ें जो सर्विसेज मिल रही हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ये सारी आपकी टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगी। आई होप आपको इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के अंदर होती हैं 3 टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, आपको ये समझ में आ चुका है। प्राइमरी सेक्टर आपका डील करता है रॉ मटेरियल के साथ, सेकेंडरी आपका सेक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ, जिसमें आपको रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके नए टाइप के गुड्स और सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और टर्शरी सेक्टर आपका है सर्विसेज, जितनी भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लोगों के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर के द्वारा, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, जितने भी आप कुछ लोगों को देखते हैं सर्विसेज प्रोवाइड किए, उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ता है, जिसमें गवर्नमेंट के लिए भी आप काम करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी क्या आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। अगर मैं आप इंडिया के बारे में परसेंटेज के बारे में बात करूं, तो इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसका पूरे हमारी इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बहुत कम है और टर्शरी सेक्टर लगभग है। मतलब अब के टाइम में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक है। हमने प्राइमरी सेक्टर्स में हमारा बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। अगर आपको इकोनॉमी को हमने ज़्यादा बूस्ट करना है तो हमने किस में फोकस देना पड़ेगा, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इम्प्रूव करना होगा। अब बात करते हैं इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को हमने सेक्टर्स में डिवाइड तो कर लिया, उसके बाद हम लोग इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को 2 टाइप अदर में डिवाइड कर सकते हैं, आपका मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, देखो प्रोडक्शन के अंदर आपके आता है, गुड्स भी आते हैं और क्या होती हैं, सर्विसेज भी आती हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जिससे पैसा मिलता है या पीए या प्रॉफिट किया मिलता है, जैसे आपको कोई सर्विसेज दिया तो उसके बदले में आपको पैसा मिला, तो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक मार्केट एक्टिविटी है। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस किया तो उसको आप बेच के आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो भी एक मार्केट एक्टिविटी है। तो मीन्स कैसी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे प्योर प्रॉफिट होता है तो वो आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। अब बात करते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की। ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, मीन्स अपनी खुद के इस्तेमाल के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहा जाएगा।
अब बात करते हैं हम लोग वर्क परफॉर्मेंस अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के वर्क किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें वीमेन और जो मैन होता है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, हमारी नेशनल इनकम में वो जोड़ा जाता है या नहीं जाता है, वीमेन के द्वारा जो काम किए जाते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो हमारी कंट्रीज़ में जैसे पास्ट टाइम से चला रहा है, जो वीमेन होती हैं वो डोमेस्टिक अफेयर्स को देखती हैं और जो मैन होता है वो बाहर के एक्टिविटीज़ को देखता है। वीमेन के काम क्या होते हैं, क्लोथिंग, फूड प्रिपेयर करना, कपड़े धोना, यूटेंसिल को धोना, हाउस को का ध्यान रखना और चिल्ड बच्चों का ध्यान देखा। जो मैन होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, वर्क फील्ड में काम करते हैं। अगर हम लोग अभी के बारे में बात करूं, जो मैन होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है किसी काम के लिए। अगर वो बाहर किसी काम में या फील्ड में काम करने जाते हैं तो मैन को ज़्यादा सैलरी दी जाती है इन कंपैरिजन टू वीमेन को। तो और उनका दूसरा जो डोमेस्टिक में काम कर रहा है तो उसके नेशनल इनकम में भी उस चीज़ को ऐड नहीं किया जा सकता। मीन्स उनके जो काम है उस चीज़ को नेग्लिजिबल कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है, उसको नेशनल इनकम में कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अगर मैं ऊपर जब आपने लिस्ट ऑफ कंटेंट को देखा तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, आपकी एजुकेशन, हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन तीनों का फैक्टर को अगर मिला के देखें तो जिसका जितना बेटर होगा, जैसे एजुकेशन लेवल जिस पॉपुलेशन का बहुत अच्छा होगा तो उसमें क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। मीन्स ये पैरामीटर्स हो गए आपके। हेल्थ होगी, अगर आपका हेल्थ पॉपुलेशन की अच्छी हेल्थ है तो वो एक एज ए एसेट की तरह इस्तेमाल होगी, नहीं तो एक लाइबिलिटी की तरह बन जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट, जितना ज़्यादा इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इकोनॉमी एक्टिविटी उतनी ही कम होगी और उतना ही जो सोशल भी होंगी, जो सोशल क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल जैसे बात करते हैं ना, जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है उतने ज़्यादा सोसाइटी में क्रिमिनल केसेस बढ़ जाते हैं। तो डायरेक्टली हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को वो बताता है। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। देखो ये हमारी इकोनॉमी सर्विस की रिपोर्ट है, तो इसमें से आप अगर 1950 से और 2011 तक देख सकते हैं तो पर्सन मेल, और देखो टोटल पर्सन आपको नीले उससे दिखाया जाएगा और मेल आपको आपके पिंक कलर से दिखाया जाता है और फीमेल को हमने येलो कलर से दिखाने की कोशिश की है। और उसको 1951 को पहली बार जो दिखाया गया, उसके बाद 2011 तक में कितना चेंजेस आया उसके बारे में इसने इस ग्राफ को देख सकते हैं। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो कितना परसेंटेज में चेंजेस आया। इकोनॉमिक जो एजुकेशन होती है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन क्या होती है कि एक प्रोसेस होती है लर्न की, जिसके थ्रू हम लोग नॉलेज को एक्वायर करते हैं। हाँ, किसी को भी अगर पर्सन की किसी भी ग्रोथ होनी है या किसी पर्सन को ग्रो होना है या उसको आगे बढ़ के कुछ काम करना है, कोई इन्वेंशन करना है, तो उसके लिए एजुकेशन आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड किस में करता है, आपका लिटरेसी रेट में। जिस कंट्री का जितना अच्छा लिटरेसी रेट, उतना कंट्री वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है, उतने ज़्यादा वो इन्वेंशन करती है। जितने ज़्यादा इन्वेंशन करेगी तो कंट्री उतने ज़्यादा फल फूलेगी और उतने ज़्यादा उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। एक एजुकेटेड फैमिली में क्या होगी, तो पूरी फैमिली एजुकेटेड होगी, वो बच्चों का ध्यान अच्छा होगा, सोशली वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो लिटरेसी रेट भी उस एरिया का अपने आप ही खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। अब एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो ज़्यादा कमाता है इन कंपैरिजन टू नॉन एजुकेटेड या अनएजुकेटेड जो पर्सन होता है उससे कम कमाता है, क्योंकि उसके पास जो एजुकेटेड पर्सन है उसके पास स्किल्स होती हैं और वो नेशनल इनकम्स में पार्टिसिपेट करता है। अगर एक एजुकेटेड मॉम है तो क्या है, उसके बच्चे भी उनको वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से न्यूट्रिशियस जो खाना है उसको अपनी फैमिली को हेल्थी बनाने की कोशिश करेगी और उसको एक अच्छा सा जो नॉलेज है, एजुकेशन जो बेसिक नॉलेज होती है बच्चे को, उसको देने की कोशिश करेगी, घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और फैमिली ग्रो होगी तो एक कंट्री आगे उभर के आएगी और कंट्री भी ग्रो होगी। अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है तो उसको गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लोग आपसे चीट नहीं कर पाते। जैसे आप नहीं होते हैं, सुना होगा शारदा स्कैम्स, चिट फंड स्कैम्स या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉस पता नहीं होते हैं, आपका पुलिस के द्वारा हैरेसमेंट किया जाता है लोगों का, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, तो आपका कोई भी गलत फ़ायदा उठा नहीं सकता है, क्योंकि आप देखते हैं ना गरीबों को बहुत ज़्यादा लूटा जाता है स्कैम्स के अंदर। रोज वैली फंड स्कैम्स अगर आप देखे हैं तो इसमें गरीबों को लूटा गया है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती है, चीज़ों को समझ नहीं होती है। तो आप अगर आपकी पॉपुलेशन या जो हमारे लोग हैं वो अगर पढ़े लिखे होंगे तो उसमें गवर्नेंस जो होगी गवर्नमेंट के द्वारा, वो गवर्नेंस की एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। अब
गवर्नमेंट डाटा क्या बात करता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं अभी तक हमारी जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेटेड बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स खोले, नवोदय विद्यालय खोले हर किसी डिस्ट्रिक्ट्स में हमने, और केंद्रीय विद्यालय खोले बहुत सारे स्टेट्स में, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगहों पे। वोकेशनल स्ट्रीम्स इस कोर्सेस जो स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने, नॉलेज और जिसके थ्रू आपको स्किल्स दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रधानमंत्री स्किल्स योजना है, या जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा स्किल्स आती हैं, आपको कंप्यूटर लर्निंग कोर्सेज दिए जाते हैं, आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज दिए जाते हैं, टेलरिंग मशीन, ये सारी एजुकेशन, ये वोकेशनल एजुकेशन हैं। तो ये किसके आधार एजुकेशन देने की बात करती है गवर्नमेंट, और इस तरह से गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है। अगर मैं 1951 से बात करूं तो अभी तक के लगभग 12 प्लान जो अभी चल रहा है वो 12वां 5 ईयर प्लान चल रहा है। तो 1951 में सबसे पहली बार 5 ईयर प्लान को लाया गया। उसमें एजुकेशन की मैं बात करूं तो 151 करोड़ रुपए फर्स्ट ईयर प्लान्स में एजुकेशन में खर्चे किए, और 11th अगर मैं बात करूं जो 2012 में ख़त्म हुआ उसमें लगभग 3766 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब जीडीपी के परसेंटेज के बारे में बात करूं तो लगभग जो शुरुआत में था 1951 से 1952 में लगभग जीडीपी का 0.64% एजुकेशन में खर्चा किया गया। उसके बारे में बात करूं तो 2015 और 16 जैसे 12th ईयर प्लान्स है उसमें जीडीपी का लगभग 3% को इस्तेमाल किया गया, और पास्ट 3 ईयर्स में भी हमने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन पे जीडीपी के परसेंटेज को इंक्रीज किया है। अगर मैं बात करूं तो बजट एस्टिमेट जो डॉक्यूमेंट्स है यूनियन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो निकाला, तो एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन में जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी को डिक्लाइन हुआ 2017 और 18 के रिपोर्ट में। पहले जो 2000 लगभग 16 के 15 और 16 के बाद 3% था, वो आपका घट के कितना हो गया 2.7% हुआ। ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है। अगर लिटरेसी रेट की बात करूँ तो 1951 से अभी तक मैं लगभग जो लिटरेसी रेट था हमारी कंट्री का वो 18% था 1951 के आसपास, और 2010 और 11 के पास लिटरेसी रेट हमारा 74% के पास पहुंच चुका है। अब बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट में मेल्स और वीमेंस के अंदर। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो फीमेल से वो 16.6% हायर है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। अब बात करते हैं इसमें रूरल और अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में भी। जो अर्बन एरियाज़ में है जो लिटरेसी रेट है वो 16.1% हायर है रूरल एरिया से। लिटरेसी रेट अमंग अगर मैं स्टेट के बारे में कंपैरिजन किया जाए तो उसमें आपका केरला 94% के साथ टॉप पर रहता है, और बिहार हमारा 62% के साथ सबसे नीचे रहता है। ये 2011 की रिपोर्ट के अनुसार है। प्राइमरी जो स्कूल्स हैं हमारे स्कूल एरिया कंट्रीज़ में, उनका भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। 8.4 लाख से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स का सिस्टम खुल चुका है हमारी कंट्री में 2015 और 16 की रिपोर्ट के अनुसार। देखो जो आपको ये चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपका कोई भी टॉपिक सा आता है लिटरेसी से रिलेटेड तो ये डाटा आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड डाटा है, आपको ये एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है, तो आप इसको कहीं भी इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो भी लिटरेसी से प्रॉब्लम्स हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें चैलेंजेस भी बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी बताऊँगा, तो आपको ये आंसर लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे। चैलेंजेस के बारे में बात करूँ तो सबसे जो फॉरमोस्ट चैलेंज है कि इतने सारे स्कूल खुलने के बाद भी, एक्सपेंशन खुलने के साथ बाद भी क्या हुआ है, एक चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी होगी है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो गई है। बहुत सारी इसमें रिपोर्ट्स आई, जिन्हें एज पर की रिपोर्ट आई, तो उनके अकॉर्डिंग भी क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी स्कूलिंग में वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होगी। मीन्स सिर्फ आपको बच्चों को पढ़ा दिया जा रहा है, पास कर दिया जा रहा है, बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। कॉलेज ड्रॉप आउट्स की जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बहुत सारी जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है या नॉन गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स हैं उसको आप पढ़ सकते हैं और उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। ये क्लास 9th की बुक्स में है। ये देखो आपका आंसर कितना अच्छा फ्रेम करती है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। लिटरेसी रेट को या एजुकेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं। और करंट के साथ अगर आप हमारे हिंदू के चैनल को देख रहे हैं या करंट आपको हिंदू पढ़ रहे हैं तो उसमें से भी आपको ऐड कर सकते हैं, और इसमें से 4-5 पॉइंट और ऐड करते हैं, तो आपका लिटरेसी वाला जो एजुकेशन वाला पोर्शन है वो टोटली कंप्लीट हो जाता है इसको देखने के बाद। गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया सर्व शिक्षा अभियान को, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बेसिक्स देने की कोशिश की। लगभग 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं बाय 2020 उनको एलिमेंट्री एजुकेशन की देने के बारे में बात करी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, हमारे आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे आर्टिकल्स में भी लिखा गया है, ये तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर है कि आपको बेसिक एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को तो देनी ही देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो गवर्नमेंट ने इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया। गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ब्रिज कोर्सेज लाई, बैक ड्रॉप स्कूल कैंप्स को भी इंक्रीज किया, जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा मिले। 614 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें गवर्नमेंट ने किस किस की हेल्प से ली? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें साथ लिया, स्टेट गवर्नमेंट को, प्लस कम्युनिटी हैं जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है उनका भी हाथ। इसमें और एक मॉडिफिकेशन किया गया, गवर्नमेंट ने मिड डे मील को लिया, ताकि क्या है जो स्कूल जो ड्रॉप आउट रेट है उसको डिक्रीज किया जाए और बच्चों को एक न्यूट्रिशियस या हेल्थी पॉपुलेशन बनाने की दिशा में मिड डे मील को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या इस मोटिव के साथ आई कि इससे बच्चों के उसमें रुझान आएगा, जो अटेंडेंस होगी बच्चों की स्कूल्स में वो बढ़ेगी और उस बच्चों का जो रिटेंशन पावर है, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। अब बात करते हैं 12th ईयर जो प्लान था उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें रखती हैं एजुकेशन में, कि मेनली क्या फोकस किया है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जो 12th ईयर प्लान है जो 2016 में ख़त्म होने वाला था आपका, 2012 के बाद 2017 में जो ख़त्म होता, उसमें मेनली जो फोकस किया है वो हायर एजुकेशन में। जो एज ग्रुप है आपका 18 to 23 का जो एज ग्रुप है उसमें 25% की से बढ़ा के उसको लगभग 30% 2020 तक करने की बात की है, जो कि वर्ल्ड जो लेवल है उसके साथ उसको मैच किया जा सके। की पॉइंट्स में अगर मैं बात करूं तो जो 12th ईयर प्लान है उसमें फोकस किया गया है आपको क्वालिटी एजुकेशंस में, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम के बारे में, उसका मॉडिफिकेशन के बारे में बात की गई है, वोकनाइजेशन के बारे में बात की है और नेटवर्क यूज ऑफ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है। अगर आप जगह देखो कोविड-19 के दौरान आपका सारे स्कूल्स बंद हैं, बट क्या ऑनलाइन एजुकेशन है, ये भी इस 12th ईयर प्लान के अंदर आता है। ये फोकस करता है डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात करता है, कन्वर्जेंशन ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में भी इसमें बात करता है कि उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, कि उनको के लिए गाइडेंस फ्रेम करता है कि किस तरह से आप ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को देंगे। अब ये कुछ एक डाटा है, आप इसको देख लग सकते हैं। इसमें बताया गया कि कितने कॉलेजेस 1950s के साथ हायर एजुकेशन के थे 1950 और 1951 के दौरान, और अभी तक 2017 और 18 में कितने स्कूल की बढ़ोतरी हुई है, कितने यूनिवर्सिटी और टीचर्स में बढ़ोतरी हुई है, स्टूडेंट ने कितना ज़्यादा इनरोल किया, उसको आप इस चीज़ को UGC की एक रिपोर्ट है, इसको देख सकते हैं। और ये रिपोर्ट काफ़ी पुरानी है, तो 2019 एंड का 18 और 19 के आप रिसेंट रिपोर्ट को देख सकते हैं। आप UGC की वेबसाइट में जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हेल्थ के बारे में। देखो हेल्थ क्या होती है कि एक पर्सन की एबिलिटी होती है किसी डिजीज़ के साथ, इलनेस या किसी के साथ फाइट करने की एबिलिटी को कहते हैं हम लोग हेल्थ। एक अनहेल्थी जो पर्सन होता है वो किसी भी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए बर्डन बन जाता है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में काम नहीं करता है, और दूसरा जो काम कर भी कर रहा था उसका पैसा भी खा रहा होता है, सर्विसेज है, कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करता है। एक अनहेल्थी जो माइंड होता है वो हेल्थी इन्वायरमेंट के एक अनहेल्थी इन्वायरमेंट ही क्रिएट करेगा। जो हेल्थी माइंड होगा वो हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और लोगों को भी वो प्रोत्साहन करने की वो करेगा और सोसाइटी में एक नया पॉजिटिविटी और एनर्जी को डालने की कोशिश करेगा। तो एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, कंट्री के डेवलपमेंट्स में एक हेल्थी इन्वायरमेंट इज़ वेरी कंपलसरी, और हेल्थी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होती है। अब बात करते हैं हम लोग स्टेट बिहार के बारे में, हमारे कंट्रीज़ के बारे में, हेल्थ सिस्टम कैसा है स्टेट के अंदर में। अगर मैं बात करूं तो बिहार, उत्तर प्रदेश हैं, उसमें बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस हैं और वहां पर जो हेल्थ कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। अगर हम बात करूं पॉपुलेशन की तो इन स्टेट में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हेल्थ कंडीशन भी उतनी डेटोरेटेड है और पॉपुलेशन भी उतनी ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर बात करूँ साउथ इंडिया की तरफ तो वहाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, देखो वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल जो हमारे कंट्रीज़ में मेडिकल है 181 मेडिकल कॉलेज है, उसमें से 81 कॉलेजेस इन्हीं स्टेट्स में हैं, इन 4 स्टेट्स में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। अगर मैं आप इन स्टेट को देखो, कंपैरिजन देखो, यहाँ पर एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है तो हेल्थ का स्टेटस अपने आप ही सही हो गया। अगर इनकी बात करूं बिहार, उत्तर प्रदेश में, अगर देखो बिहार तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन लेवल में रहते हो, यहाँ पर हेल्थ कंडीशन भी ख़राब है। तो मतलब आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपका क्या होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखो इन स्टेट्स में इन्होंने एजुकेशन में बहुत ध्यान दिया तो हेल्थ एजुकेशन अपने आप ही सुधरता गया, यूनिवर्सिटी में ध्यान दिया तो हेल्थ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसको मैं इसका डेफिनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप डाटा पढ़ लें। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा जो 1951 था उसमें 147 हुआ करता था और आज 2016 में ये 34 है। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मीन्स एक साल के अंदर अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें से कितने बच्चे मरे,
1 साल से कम उम्र वाले बच्चे, समझ रहे हो ना, 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे कितने, 1000 में कितने लोग मर गए, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर मैं 1951 के बारे में बात करूं तो अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से 147 बच्चे जो है वो मर गए 1 साल पूरा हुए बिना भी, मीन्स उससे नीचे भी मर गए, तो उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट जो था वो ड्रॉप हुआ 20.4% से वो घटा, और डेथ रेट में भी कमी आई 6.4% इन 2016, जो डेथ परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। क्रूड बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लिविंग बर्थ अकरिंग इन ए गिविंग जोग्राफिकल एरिया पर 1000, मीन्स कितने ज़्यादा, मीन्स जिनके अंदर जान है वो बच्चे पैदा हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में 1000 पर 1000 लिविंग बर्थ्स। अब हेल्थ ऑफ ए पर्सन आपको रियलाइज करता है पोटेंशियल और एबिलिटी ऑफ टू फाइट इलनेस, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। नेशनल पॉलिसी भी हमारे किस पे, देखो गवर्नमेंट की जो नेशनल पॉलिसी भी होती है, देखो एजुकेशन की पॉलिसी लाती है तो हेल्थ की पॉलिसी भी लाती है गवर्नमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, जैसे रेनबो मिशन है, जनधन आरोग्य योजना है, बहुत सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाती है हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें जो नेशनल पॉलिसी होती है वो भी इम्प्रूवमेंट करती है किसमें, एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ, लोगों के साथ लोगों को हेल्थ केयर की एसेसिबिलिटी हो, फैमिली वेलफेयर हो, न्यूट्रिशनल सर्विसेज अच्छी हो, स्पेशल फोकस ऑन अनप्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, जो अनप्रिविलेज सेक्शन है, जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है, उस पर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। अगर मैं 2014 की रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो हमारी पहले काफ़ी कम हुआ करती थी, एक टाइम तो ऐसा था कि 1942 के आसपास जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 30 से 34 साल थी, 34 साल हो गई थी, बट आप 2014 है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी 68.3 ईयर्स हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है क्योंकि हमने इसमें एजुकेशन, हेल्थ और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करूं तो देयर आर 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, समझ में आया। उसमें से 321 डेंटल कॉलेजेस हैं एंड 321 डेंटल कॉलेजेस हैं। उसमें से लगभग बात करूं तो 4 स्टेट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस है। देखो यहाँ पर एजुकेशन स्तर भी अच्छा है तो हेल्थ का स्तर भी काफ़ी अच्छा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर को हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर सकता है, डाटा के साथ कंप्लीट किया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और अपना आंसर में जो BOPSC का जो लिटरेचर और हेल्थ का जो टॉपिक्स आता है तो उसमें अपना आंसर को इसमें फ्रेम कर सकते हैं, बहुत ईजिली इन टॉपिक्स को लिख सकते हैं, पॉइंट को ले सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जो डाटा इसमें दिया है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है क्योंकि इस गवर्नमेंट की बुक है और गवर्नमेंट के द्वारा छापी जाती है, तो आप इसमें रिलाई कर सकते हैं और सीधे सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक आदमी काम तो करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिलता, तो उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। उसको वो काम ढूंढ नहीं पाता, उसको अनएबल टू फाइंड वर्क, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक नेशन के लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इसमें सोशल में क्राइम इंक्रीज होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो सोशल में सोसाइटी बहुत ख़राब हो जाती है, क्राइम इंक्रीज हो जाते हैं, आपके मर्डर्स होने लग जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट सोसाइटी के लिए बहुत ख़राब है, नेशन के लिए ख़राब है, वो एक लाइबिलिटी की तरह काम करता है। अनएम्प्लॉयमेंट वेस्टेज होता है मैन पावर रिसोर्स का, जितनी भी मैन्स होती हैं, जो मैन पावर होती है आपकी काम करने की क्षमता होती है किसी कंट्री की, जैसे हम अगर बात करूँ तो लगभग हमारी 50% पॉपुलेशन जो है वो हमारी कंट्रीज़ में यूथ है, हमारे अंदर मैन पावर है। तो हम लोग किस तरह से गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है गवर्नमेंट। अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाती है, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में वो एबिलिटी है रिसोर्स। बट गवर्नमेंट हमारे को क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स ला के उस रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहती है ताकि हमारी जो इकोनॉमिक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। अब बात करते हैं निगेटिव्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के। सबसे पहली बात है निगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये वेस्टेज ऑफ मैन पावर होती है आपकी, एक जो इकोनॉमी का एसेट हो सकता था आपका जो पॉपुलेशन, वो एक लाइबिलिटी बन जाती है। तीसरी बात है आपके अंदर जो यूथ्स होते हैं उसके अंदर होपलेसनेस की, उसके अंदर और डिस्पेयर की जो फीलिंग्स होती है वो आने लग जाती है। लोगों के पास पैसा नहीं होती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी बात है चौथा जो फैक्टर है वो इकोनॉमी पे वो है एक लोड बन जाता है क्योंकि वो एक हमारे नेशनल इनकम पर हेल्प उसको इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं कर रहा होता है।
फिफ्थ फैक्टर है कि उसका डिपेंडेंस होता है, अनएम्प्लॉय जो पर्सन होता है वो वर्किंग पॉपुलेशन पे उसका डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी में उसको एडवर्सली अफेक्ट होता है। मीन्स जो क्वालिटी ऑफ जो लाइफ जो जीता है वो उसकी सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरेट हो जाता है। हेल्थ स्टेटस हम उस इंसान का गिर जाता है या उस सोसाइटी का गिर जाता है। स्कूल सिस्टम से लोगों का ड्रॉप आउट का इंक्रीज हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, मीन्स जिस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो वो इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, वो डेवलप्ड नहीं होगी। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है लगभग 3 to 4% है, तो हमारे इस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बात देखोगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में है या किसी भी ऐसी कंट्रीज़ में, जाने देखो वर्ल्ड नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक जो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा, तो उन कंट्रीज़ में आप देखोगे कि हेल्थ का, एजुकेशन का, क्राइम का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, मर्डर होते हैं, तो ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट को डिनोट करता है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में 2 टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जिसमें कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पर्सन को जॉब नहीं मिलती है एक पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर आदमी है जिसके पास लैंडलेस है, लेबर है, तो उसको क्या है, जिसमें मानसून सीजन होता है या एग्रीकल्चर सीजन, तो उसको उस टाइम तो मिल जाता है, बट क्या है एक कुछ ऐसे उस टाइम भी होता है जिसमें फसल जैसे बो दी तो फसल के बोने के टाइम मिला तो लगभग 2-3 महीने फसल बनने को तैयार हुआ तो उसका काटने का टाइम मिलेगा। तो जो बीच वाला जो महीना है तो उसमें उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो उसे बोलते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको मेनली देखने को मिलता है, आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें मीन्स फॉर एग्जांपल आपका एक बार खेत है, एक फैमिली है, फैमिली में 5 लोग हैं, बट इसमें 3 लोगों के लिए इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, मीन्स 3 लोग इसमें काफ़ी सफिशिएंट होते हैं, बट जो 2 लोग होते हैं वो भी इसमें काम कर रहे होते हैं, तो चाहिए तो सिर्फ 3 ही थे, 5 लोग काम करते हैं तो वो काम प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही रही, बट क्या हुआ जो 2 लोगों ने क्या हुआ जुड़ गया उसमें। तो इस टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो 2 लोग काम कर रहे हो खाली फालतू में काम कर रहे हैं, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हुई उसे बोलते हैं हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? तो आपको ये चीज़ समझ में आया क्या होता है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन तो नहीं डिक्रीज होगा, बट जो 3 पीपल्स हैं उनकी जो लोगों काम कर रहे हैं वो खाली बढ़ गया काम, समझ रही है ना, वो प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं, प्रोडक्शन तो सेम ही रहा लोगों के बीच में, तो ओवरऑल जो स्टेटस है फैमिली का या इनकम का वो बढ़ा नहीं, वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन सेम ही रहा, बट जो पैसा वो बढ़ गया, तो स्टेटस क्या हो, फैमिली का स्टेटस हुई है, उनका जो इनकम स्टेटस रहा वो सेम ही रहा। अब बात करते हैं अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह का होता है। अर्बन एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपको मेनली एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं उनके उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। मेनली आपको अर्बन एरियाज़ में जो ग्रेजुएटेड होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएटेड होते हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड मिलेंगे इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़। दूसरी बात है, अगर आप इधर देखें रूरल एरियाज़ में आपको मैट्रिकुलेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़ के बारे में। अब मैंने डेफिनेशन के बारे में बात करी थी ऊपर की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द death of a child who is under 1 year of age. It is measured by the number of death of children under 1 year of per 1000 live birth. मीन्स 1 साल के अंदर लगभग 100 बच्चों ने जन्म दिया, तो उसमें से 1 साल के अंदर में कितने बच्चे मर गए तो उनका मेजर होता है। मीन्स अगर उसको परसेंटेज के टर्म में निकालेंगे, अगर उसको डिवीजन करेंगे रेशियो के टर्म में, तो आपका वो इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स 1000 बच्चे पैदा हुए उस एरियाज में, उसमें से 1 साल तक होने के अंदर में ही कितने बच्चे मर गए उस 1 साल तक के एज में पहुंचने से पहले पर 1000, तो वो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा। आपका बर्थ रेट आपको बता देता हूं कि बर्थ रेट होता है कि नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न देयर ऑफ एवरी 1000 ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में 1000 बेबीज में से कितने बच्चे पैदा हुए वो आपका बर्थ रेट बताता है। डेथ रेट सिमिलरली कितने बच्चे मर गए या कितने लोग मर गए 1000 लोगों में से, तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आपका डेथ रेट बताएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जितने भी लोग एक कंट्री में रह रहे होते हैं वहाँ के रेसिडेंट जितने भी गुड्स और सर्विसेज उनकी जो फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू होती है वो आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है। मीन्स अगर
एक कंट्री में वहाँ के जो रेसिडेंट होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज देते हैं, उनकी जो फाइनल जो वैल्यू हुई, मीन्स जो उनका जैसे कुछ जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो मिल के बन के उनका जो प्रोडक्ट हुआ जो वहाँ के रेसिडेंट ने बनाया, उसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में। अगर आप अभी सिर्फ के लिए अभी सिर्फ डेफिनेशन याद कर लें, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप इस पर ध्यान देने की कोशिश करें कि ये है क्या। सिर्फ आप अभी डेफिनेशन पे याद करें, इसको हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के क्वेश्चन में। ये आपको सिर्फ टचअप दे रहा है, क्लास 9th में है, क्लास 10th में बहुत अच्छा पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 11th में इनका पूरा डिटेल है, तो आप उस पर अभी ध्यान न दें, सिर्फ आप फिलहाल अभी इसके डेफिनेशन को समझें और याद करें। ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, इनको जरूर याद करें आप। नेशनल इनकम के बारे में बात करूं तो ये होती है आपकी जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है कंट्री ने प्रोड्यूस की है, वहाँ के रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, तो उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है उसे बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम्स। तो इस डेफिनेशन को भी आप याद कर लें। ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो ये स्टॉक होता है किसी भी स्किल्स और नॉलेज का जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है या ह्यूमन बींग के अंदर होता है, या उसको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। हेल्थ एजुकेशन, अगर आप किसी ह्यूमन बींग्स में हेल्थ एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ह्यूमन कैपिटल की तरह वो उभर के आता है और हमारी नेशनल ग्रोथ में हेल्प करता है और नेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ह्यूमन कैपिटल्स जो होती है उसमें फॉर्मेशन में हमारी प्रोसेस होती है ट्रेनिंग की, मेडिकल केयर की और एजुकेशन की, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट हमारे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर के बात करें तो एग्रीकल्चर हमारा मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, बट आपका अगर मैं रिसेंट में देखूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी पॉपुलेशन की है, डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है। देखो पिछले वाले चैप्टर्स में ही बात कही थी कि जो पॉपुलेशन हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, बट नाउ इसमें डिक्रीजमेंट आ रहा है। जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर में वो अब लोग उससे दूर भाग रहे हैं और उसमें डिक्लाइनमेंट आ रहा है, जो क्योंकि इससे मेनली जो है जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है जो डिस्कस हमने कर लिया है उसमें कमी आ रही है। जो लोग अब लोग बाहर को आके काम करने लगे हैं, सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे आप पलायन की देखते हैं ना, लोग पलायन के कर रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ एम्प्लॉयमेंट को ढूंढने के लिए आ रहे हैं। दूसरा हमारा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर आपका सेकेंडरी सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होते हैं MSME जो सेक्टर्स होते हैं वो भी एक लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर्स हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम होता है। टर्सरी सेक्टर एक नया सेक्टर उभर के आ रहा है जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी अदर IT सेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, तो इसमें भी ये लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर्स बनते जा रहे हैं। तो आप रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें देखेंगे। 5 टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसमें भी IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूम आने वाला है आने वाले सालों में। तो पीपल एज ए रिसोर्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो दिस इज़ अ वे ऑफ रिफरिंग टू कंट्री वर्क इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो दिस वाज होल अबाउट द पीपल एज ए रिसोर्स। मुझे आई होप आपको ये कोर्स समझ में आया होगा, चीज़ों को समझ में आया तो आप डेफिनेशन याद करें अच्छे से। जो चीज़ समझ में नहीं आया, अगर आपको कोर्स अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट और चाहिए। और आई होप आपको ये कोर्स समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।